हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 25 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत सरकार के एक पहल प्रारंभ 2026 से संबंधित है। तो प्रारंभ 2026 क्या है? ये नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जागरूक करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है। आपको पता होगा कि नया इनकम टैक्स अधिनियम जो है एक्ट 2025, इसको 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा रहा है। और अब प्रारंभ का पूरा नाम क्या होगा? तो मिशन विकसित भारत के लिए नीतिगत सुधार और जिम्मेदार कार्रवाई, मतलब पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, ये इसका फुल फॉर्म है प्रारंभ का। इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का? तो करदाताओं में जागरूकता बढ़ाना और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही सरल और सुलभ जानकारी के माध्यम से यह अधिनियम भ्रम को कम करने, विश्वास बढ़ाने और कर प्रणाली में भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास करता है। तो इस उद्देश्य से इस पहल को, प्रारंभ पहल को शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। और यह अभियान देश भर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों का उपयोग करेगा। जैसे पारंपरिक में क्या हो गया, तो प्रिंट मीडिया और समाचार पत्र, टीवी, रेडियो अभियान, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा आउटडोर विज्ञापन। तो इन माध्यमों के साथ भी जागरूकता फैलाई जाएगी और इसके साथ ही एआई आधारित टूल्स और डिजिटल सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा। तो एआई आधारित टूल्स में क्या होगा, तो कर साथी चैटबॉट, ये कर संबंधी सवालों का रियल टाइम जवाब देगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 बेहतर नेविगेशन और यूजर फ्रेंडली सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। और वीडियो, फैक्स और गाइडेड नोट्स होंगे जो जटिल कर नियमों को सरल बनाएंगे। तो पारंपरिक और डिजिटल दोनों माध्यमों का उपयोग किया जाएगा जागरूकता फैलाने के लिए। और यह अभियान हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 10 क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग को आसानी से लोग आसानी से इन नियमों को समझ सकेंगे। इसमें माई गोव क्विज और अन्य इंटरैक्टिव कार्यक्रम भी शामिल होंगे, जो लोगों को कर प्रणाली के बारे में रोचक तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्विज भी आयोजित किए जाएंगे और साथ ही इंटरैक्टिव कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों को कर प्रणाली के बारे में सीखने में रोचक तरीके से सीखने के लिए ये सारे तरीके जो हैं वो प्रेरित करेंगे। तो प्रारंभ पहल, इसको ध्यान रखिएगा किस लिए है, तो नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जागरूक करने के लिए। किसके द्वारा चलाया गया है, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है इस पहल को। नेक्स्ट टॉपिक आईएनएस तारागिरी से संबंधित है। तो भारतीय नौसेना 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में इसको कमीशन करने जा रही है। आईएनएस तारागिरी क्या है, तो ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाली चौथी स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका उद्देश्य आधुनिक और उन्नत युद्धपोत को तैयार करना है। इससे ये चौथी है, तो इससे पहले के 3 कौन सी स्टील फ्रिगेट हैं, तो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। तो इन तीनों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और अब आईएनएस तारागिरी को 3 अप्रैल 2026 को शामिल किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट 17A है, इसके तहत टोटल 7 स्टील फ्रिगेट बनने हैं, जिसमें से कि 4 तो कमीशन कर लिए गए, मतलब चौथा कमीशन किया जाने वाला है। और इसके बाद और 3 इस तरह के युद्धपोत बनेंगे। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया और 200 से अधिक MSMEs ने इसमें योगदान दिया है इसके निर्माण में। इस युद्धपोत का विस्थापन लगभग 6,670 टन है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो इसकी उन्नत स्टील्थ तकनीक है, जो इसे दुश्मन के रडार से छिपाने में मदद करती है।
इसका आधुनिक डिज़ाइन और कम रडार क्रॉस सेक्शन जो है इसे पहचानना और निशाना बनाना कठिन बनाते हैं। तो इसको आसानी से दुश्मन जो हैं वो नहीं खोज पाएंगे, निशाना नहीं बना पाएंगे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह फ्रिगेट अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और इसे हवा, सतह और पानी के नीचे से आने वाले खतरों से निपटने में सक्षम बनाती है। तो ये हवा से मतलब हवाई हमले, सतह पे जो हमले किए जाते हैं वो, और पानी के नीचे से किए जाने वाले हमले, इन तीनों से निपटने में सक्षम है ये INS तारागिरी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भारत और चीन के बीच शुरू होने वाले व्यापार से संबंधित है। तो भारत जून 2026 से लिपुलेख दर्रा के माध्यम से चीन के साथ सीमा व्यापार फिर से शुरू करने जा रहा है। ये सीमा व्यापार 2020 में कोविड के बाद 7 सालों के लिए बंद हो गया था। 7 साल के लिए इस पर प्रतिबंध लग गया था, जो अब फिर से शुरू होने वाला है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित यह ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग लंबे समय से स्थानीय लोगों के आजीविका का आधार रहा है। जब इस मार्ग को बंद कर दिया गया था तो वहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका पे बहुत बुरा असर पड़ा था। आजीविका बंद हो गई थी, कई लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस मार्ग के खुलने से उन लोगों के आजीविका में वृद्धि होगी। भारत के लिए इस व्यापार मार्ग का क्या महत्व है? तो इससे स्थानीय व्यापारियों और व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक हिमालयी व्यापार मार्गों का पुनर्जीवन होगा, यानी कि उन लोगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। भारत चीन आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को समर्थन मिलेगा। तो ये सारे लाभ होंगे इस व्यापार मार्ग के खुलने से। और ये जो निर्णय है इस मार्ग को खोलने का, ये अजित डोभाल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके और वांग यी के मध्य अगस्त 2025 में हुई वार्ता के बाद लिया गया है। दोनों पक्षों ने कई व्यापार मार्गों को फिर से खोलने पर सहमति जताई थी, जिसमें लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का शिपकिला दर्रा और सिक्किम का नाथुला दर्रा, ये सभी भी शामिल हैं। तो अभी वर्तमान में लिपुलेख दर्रा को खोला गया है और आगे देखते हैं। इन दोनों पे भी चर्चा चल रही है, इन दोनों को भी खोलने पे चर्चा चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित है। अभी ईरान और इजराइल, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पे हमला किया था, हवाई अटैक किया था, जिसके बाद से ये युद्ध छिड़ गया है, आप लोग को पता ही होगा। और होर्मुज जलडमरू मध्य में कई सारे तेल टैंकर अलग अलग देशों के फंसे हुए हैं। तो भारत के भी तेल टैंकर कई सारे फंसे हुए हैं। कितने नाविक, 700 के लगभग नाविक फंसे हुए हैं। 20-22 जहाज फंसे हुए हैं भारत के भी। तो ऐसे में इस खतरे से निपटने के लिए मार्च 2026 में 22 देशों ने मिलकर एक संगठन का गठन किया है। और ये जो निर्णय है ये ईरान और अन्य देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण लिया गया है। यह संकट तब शुरू हुआ जब ईरान ने 2 मार्च 2026 के बाद मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो 28 फरवरी को ईरान पे हमला हुआ। ईरान और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहाँ ईरान पे हमला किया और वहाँ के प्रमुख नेता उसमें नहीं रहे, गुजर गए। तो जिसके बाद से ईरान सक्रिय हो गया, अपने पड़ोसी देशों पे लगातार हमले कर रहा है, इजराइल पे हमले कर रहा है। और उसके बाद से उसने 2 मार्च 2026 से इस होर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाले व्यापार को बाधित कर दिया है। वहाँ से किसी जहाज़ को जाने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जलडमरू मध्य है ये ईरान के जस्ट नीचे है। ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है ये, नीचे UAE है। एक दिन मैप से मैंने आप लोगों को समझाया था। तो इस वजह से ईरान का वहाँ दबदबा बना हुआ है और ईरान इस रास्ते को बाधित किए हुए है, जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा संकट की स्थिति भी पैदा हो गई है। तो उसी से निपटने के लिए 22 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है। संगठन में शामिल प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो UAE और बहरीन नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है इस संगठन में। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही नॉर्डिक देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये सभी इस संगठन में शामिल होंगे। इस संगठन ने नागरिक जहाज़ों पर हमलों की निंदा की है
और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नौवहन की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए होर्मुज जलमरुमध्य का क्या महत्व है ये देख लेते हैं। तो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसके साथ ही मध्य पूर्व के जो तेल उत्पादक देश है उनको ये वैश्विक बाजार से जोड़ता है होर्मुज जलमरुमध्य, और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब जब होर्मुज जलमरुमध्य का बात हो रहा है तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हमारे जहाज़ फंसे हैं, तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से जहाज़ इस जलमरुमध्य को पार करके भारत पहुंच चुके हैं। तो अब तक जगलाडकी, शिवालिक, नंदा देवी, पुष्पक और परिमल, ये 5 जहाज़ भारत आ चुके हैं। भारत के गुजरात के मुंद्रा या कांडला पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो इन 5 का भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक से संबंधित। तो ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये संस्था 163 देशों में आतंकवादी गतिविधि हमलों की संख्या, मौतों और चोटों के प्रभाव का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार करती है। और इस बार की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में कुल 2944 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 5582 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि वर्ष 2025 में मौतों में 28% की कमी आई है, आतंकी घटनाओं में 22% की गिरावट आई है, और 81 ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन 19 देशों की स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। ये जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, ये किसी देश में आतंकवाद के प्रभाव को मापने के लिए 4 प्रमुख कारकों का प्रयोग करता है। कौन कौन से? तो पहला है कुल आतंकी घटनाओं की संख्या, दूसरा है कुल मौतों की संख्या, तीसरा है कुल घायल लोगों की संख्या, चौथा है कुल बंधकों की संख्या। अब इस सूचकांक में शीर्ष पे कौन से 5 देश हैं वो देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। दूसरे नंबर पे है बुर्किना फासो, तीसरे नंबर पे है नाइजीरिया, तीसरे नंबर पे है नाइजर, चौथे नंबर पे है नाइजीरिया, और 5वें नंबर पे है माली। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 13वें स्थान पे है और भारत का स्कोर है 6.428। इस रिपोर्ट में शीर्ष 5 देशों में मिलकर लगभग 70% वैश्विक आतंकवाद से होने वाली मौतें दर्ज की गई हैं, और कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं जिनको वैश्विक स्तर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार माना गया है। कौन कौन से संगठन हैं? तो इस्लामिक स्टेट, ये सबसे घातक इसको कहा गया है। दूसरे नंबर पे है JNIM, तीसरे नंबर पे है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और चौथे नंबर पे है अल शबाब। तो इन आतंकी संगठनों को वैश्विक स्तर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार माना गया है। सबसे कम प्रभावित देश कौन से हैं आतंकवाद से? तो कई देशों को एक साथ 100वें स्थान पर रखा गया है और इनका स्कोर है 0। कौन कौन से देश हैं? तो भूटान, श्रीलंका, अल्बानिया, बोत्सवाना, बुल्गारिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, एस्टोनिया। भूटान और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है, तो इनको सबसे कम आतंकवाद से प्रभावित देश माना गया है और इन सब का स्कोर है 0। तो ये हमारे आज के टॉपिक से मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।